अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। भाई सारी इंपॉर्टेंट बात से ही शुरू करना है। बारिश हो गई इधर। बारिश इटसेल्फ शायद एक बहुत एग्जैजरेटेड वर्ड है, लेकिन एटलीस्ट सड़कें गीली हुई हैं, गाड़ियां गंदी हुई हैं और कुछ बूंदाबांदी, कुछ ड्रिजल, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। तो और पत्ते भी थोड़े साफ लग रहे हैं। आबो हवा में भी वो ताजगी, वो फ्रेशनेस महसूस की जा सकती है। गाड़ी चलाते हुए, बाइक चलाते हुए शहरी खुशगवार एहसास में मुब्तला थे। अच्छा, ये आज सुबह की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले जब हम ऑफिस आ रहे थे, अला सुबह आज ये बारिश की बूंदें गिरना शुरू हुई। सारे शहर में तो नहीं, लेकिन सीबीयू की तरफ, उसके बाद डिफेंस, उसके बाद महमूदाबाद, कोरंगी के इलाके, ये तमाम एरियाज हैं जहां पर बारिश, नोटेबल बारिश देखी गई है। तो हमने जल्दी से आके जरा जिसको कहते हैं ना पॉइंट्स मैचअप किए बाकियों के साथ कि भाई जहां जहां से लोग, हमारी टीम मेंबर्स आ रहे हैं, क्या वहाँ बारिश हुई थी कि नहीं। बारिश पे तो सारों को हंसी आ रही थी इस पूरे टर्म पे, लेकिन ऑफ कोर्स वही हमें बूंदाबांदी भी कहाँ नसीब होती है। और आपको पता है ये 2023 में तो कराची में उस तरह बारिश नहीं हुई जिसके हम थोड़े से आदी हो गए थे पिछले कुछ सालों में। सो दिस इज़ रियली मच वेलकम। और अगर थोड़ी बहुत हो भी जाए और तो कोई बुराई नहीं, क्या ख्याल है? हाँ, अच्छा, ये जो थोड़ी बारिश और थोड़ी बारिश नहीं होनी होती ना, ये कोई भी आप सवारी पे बैठे हों, चाहे आप बाइक हों, स्पेशली बाइक हों, और अगर आपकी गाड़ी है, गाड़ी के टायर थोड़े पुराने हैं तो बड़ा रिस्की हो जाता है मामला। क्योंकि वो जो ग्रीस होती है, वो जो ऑयल होता है, वो बारिश के पानी के अंदर मिक्स हो जाता है। फिर मुतअद्दिद बाइकर्स जो हैं वो स्लिप हो जाते हैं, गाड़ियाँ स्लिप होती हैं। मेरे साथ अपने साथ एक दफ़ा माजी में एक्सीडेंट हो चुका है कि यू नो वो ग्रीस, ऑयल और पानी मिक्स हुआ हुआ और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल बिल्कुल। सो या बी केयरफुल, स्पीड अपनी महदूद रखें। खैर, ये तो था मौसम का हाल। लेकिन बात तो सारी ये हो जाती है ना कि क्या इस मौसम थे थोड़ी सी बूंदाबांदी ही कह लें, चलें, बारिश फुल ऑन नहीं हुई तो क्या हमारा जो मौसम इन द सेंस कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है उस पर कोई डेंट पड़ा है कि नहीं? क्योंकि अब तो हमने बारिश करा दी तो इट शुड गेट बेटर, बट नॉट रियली। अभी भी कराची दूसरे नंबर पे है एज वी स्पीक राइट नाउ एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से। तो पहले नंबर पे कलकत्ता। वैसे मैंने देखा है कि अब तवातुर के साथ लाहौर का नंबर बेहतर होना शुरू हो गया है। As in over the weekend when we spoke about it, Karachi was at number 3 or 2, or but Lahore was at number 7. Right now Lahore is at number 5. By the way, इस वक्त जो हम पूरी एक लिस्ट आपको दे रहे हैं, so it has become better. पिछले महीने तक it used to be at the first top slot जो था वो लाहौर के लिए या दिल्ली के लिए था। तो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट तो आई गेस हो ही रही होगी। लाहौर में वैसे रिसेंटली बारिश हुई है? नहीं, बारिश तो ऐसा सच नहीं हुई है। वहाँ पे भी शदीद बारिश की ज़रूरत है क्योंकि खुश्क सर्दी है, लोग मुतासर हो रहे हैं, शदीद ठंड पड़ रही है ताहाल। अभी भी ठंड है। अच्छा, एक तो ये मौसम थोड़ा सा चलें, चंद इलाकों में ही सही बारिश हो गई, ज़रा अच्छा सा महसूस होने लगता है आपको। फिर पाकिस्तान भी आखिरी मैच अपना T20 सीरीज का जीत गया। तो अब जीतने पे आपको गुस्सा चढ़ रहा है? मतलब मैं खुश हूँ। मैंने कहा चले, एक तो ये खुश हो गए, फिर एक और ज़रा अच्छी खबरी सॉर्ट ऑफ हमें मिल गई ना क्रिकेट के मैदान से। हम आखिरी मैच ही जीते, चलें जीते तो सही। उसमें कुछ तब्दीलियाँ भी की गई, क्या वो तब्दीलियाँ कारगर साबित हुई? कि आखिरी जीत ही जाएंगे ऐसा शक लग रहा था। मतलब नथिंग टू बोस्ट अबाउट और एनीथिंग, उसमें भी कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन वो टेंशन उतर चुकी होती है ना, तो हमें हमेशा एक हारे हुए टूर्नामेंट से लग रहा होता है कि इस हारे हुए टूर्नामेंट का मैच आखिरी जो होगा वो हम जीत जरूर लेंगे। मतलब कुछ तो अच्छा, वो तो हम जीत गए हुमा, लेकिन मैंने आपको वीकेंड पे ही जाते हुए बताया था कि हम जरा आगे चले गए हैं। एक राउंड मलेशिया से बराबर करके मैच, लेकिन अब 3 मरतबा की ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट टीम पाकिस्तान हॉकी टीम मुसलसल तीसरी मरतबा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रही है। दिस इज द थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम। हमने क्वालिफाई करना था ओलंपिक्स के लिए, ये क्वालिफाइंग राउंड थे, तो अगर इसमें करते तो अगला क्वालिफायर में जाते। हमने इधर ही नहीं किया, तो हम मतलब इतना करके समझाना का कि हम ये जीतते तो क्या होता है, ऑल दैट वी आर नॉट क्वालिफाइज के तीसरे पोजीशन के मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ये मैच जीतना था, लेकिन 2 मरतबा बरतरी हासिल करने के बाद भी हमारी टीम नाकाम हो गई और न्यूजीलैंड ने मैच 3-2 से अपने नाम करके पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सो हैड इट बीन अस, सो हम आगे चले जाते, अगले राउंड में चले जाते। पेरिस ओलंपिक्स में जगह बनाने के लिए पाकिस्तान को ओलंपिक्स क्वालिफाइज में तीसरी पोजीशन के मैच में न्यूजीलैंड को हराना लाजमी था, बट हम ये नहीं कर पाए। इससे कबल आपको याद करा दें, वैसे क्या ही आप कहेंगे कि बुरी बुरी चीज़ें हम याद कराते हैं, लेकिन रियो डी जेनेरो और टोक्यो ओलंपिक्स के लिए भी पाकिस्तान की हॉकी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। I feel you did give this little disappointment a lot of minutes, अब्दुल्ला। जिस तरह आपने समझाया ना कि हम किधर जा रहे थे और हम क्या हो जाते, मतलब क्या हो जाते, कहाँ जा रहे थे, who cares, जब हुआ ही नहीं। आगे चलो भाई।
बट एक दुख तो होता है ना, आई एम श्योर लड़के भी बड़े डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं, मतलब लेकिन हॉकी का हमारा वैसा ही हाल है जैसा हमारा बाकी चीजों का हाल है। ठीक है, उम्मीद इतनी भी और क्रिकेट भी अल्लाह ना करे, मुझे लग रहा है उसी राह पर गामजन है। हाँ, ज्यादा टेंशन अगर आपने करना है तो आप क्रिकेट के हवाले से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बैलेंस होना चाहिए ना, कि जितने वसाइल और रिसोर्सेज लगाए जा रहे हैं क्रिकेट में उस तरह हमें वापस चीज़ नहीं मिल रही है। हॉकी में तो लगा ही नहीं रहे, तो उसमें मिलना क्या है? सो तवाज़ुन जो है वो थोड़ा सा इम्बैलेंस है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आप तब एक्सपेक्ट करें ना जब इन्वेस्टमेंट हो। सो जहाँ है वहाँ पे भी बेड़ा गर्क हो रहा है। इन्वेस्टमेंट विच इज क्रिकेट, वहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और बनता भी है कि भाई कुछ प्रूव करो, कुछ दिखाओ। अब हॉकी बेचारे, मतलब हॉकी का हम जिक्र ही कहाँ करते हैं अब इतना, तो उनसे फिर क्या इतना अच्छा, जब आपने कह दिया कि वैसे अगर अच्छा करेंगे तो हम जिक्र करेंगे, और इस ज़बूं हाली के बावजूद भी हम जिक्र करते हैं ताकि कुछ उम्मीद पैदा हो सके बेहतरी की। लेकिन अब ज़रा तफसील से मैच की बात कर लें। इन केस यू हैव मिस्ड इट, पाकिस्तान वाइट वॉश से बच गया है थैंकफुली। बदकिस्मती कहिए कि ग्रीन शर्ट्स न्यूजीलैंड के खिलाफ, या खुशकिस्मती कहिए, पता नहीं क्या कहिए, कि आखिरी मैच हमने जीत लिया लेकिन ये सीरीज़ जो है हम हार गए, और ये जीत भी हमें इवेंट के बिल्कुल आखिरी मुकाबले में नसीब हुई। नौजवान टैलेंट का इस्तेमाल, बैटर्स के नंबर बदलना किसी काम ना आया। कप्तान शाहीन आफरीदी कहते हैं कि हमारी ये सीरीज़ वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए थी। चलें जी, ठीक है, सुनने क्या कह रहे हैं। देखिए, मैं ओवरऑल बात करूंगा पांचों मैचों की। हमारा तो यही था कि हम वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम को कैसे बिल्डअप करें, क्या ऐसी चेंजेस लेके आए जिससे टीम का फ़ायदा हो। आपको एकदम स्ट्रेट अवे रिज़ल्ट किसी चीज़ के नहीं मिलते, आपको ऑफ कोर्स चीज़ें बर्दाश्त भी करनी होती है। आपको अगर आप किसी यंगस्टर को मौका देते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा आसान नहीं होगा पहली ऐसी कंडीशन पे आके ऐसे बॉलर्स को फेस करना। तो ये देखिए, हम वर्ल्ड कप की तैयारी में थे, हम यही कोशिश कर रहे थे कि यार क्या हम बेहतर कर सकते हैं टीम के लिए, कि जब हम इंग्लैंड जाएंगे हमारे लिए सारी चीज़ें प्रॉपर हो, कि यार ये स्लॉट किसके लिए है। तो हमने सिर्फ वो ट्राई की है। आज भी आप देखिए, अगर हमने हसीबुल्लाह को मौका दिया है तो हमारा यही था कि यार इस बच्चे को मौका मिले, इसको भी वो कॉन्फिडेंट मिले कि यार आगे जाके अगर वो पाकिस्तान में होम सीरीज़ है हमारी, उसमें परफॉर्म करे, फिर हम वर्ल्ड कप की तैयारी करेंगे तो हमारे लिए एक पूरा सा सिनेरियो बन जाएगा कि यार कौन किस नंबर पे स्टेबल है। कल कोई ऐसा ना हो कि कोई इंजर्ड हो गया, किसी की परफॉर्मेंस डाउन है, तो हम पहले से क्लियर होना चाहते हैं कि यार हमारी टीम कहाँ पे स्टैंड कर रही है। चलिए जी, बड़ी अच्छा जी, अब आपको ये भी बता दें कि नौजवान बैटर्स साइम अयूब, हसीबुल्लाह, आजम खान, सबके बैट जो है ना अब्दुल्ला रूठे रहे। या अल्लाह, कैसा है? वो गाना याद आ गया। रूठे हो तुमको। अच्छा, नहीं कोई नहीं मना रहा है इनको। तो जी बैट रूठे रहे, मीनिंग के ऑब्वियसली कोई रन किसी ने नहीं लिए, और तो और फास्ट बॉलर्स भी कोई मुतासिर को नतीजा ना दे सके, बल्कि रन खाने के नए रिकॉर्ड भी बनाए। और अब रिजवान बाय द वे इज ऑफ द ओपिनियन कि ओपनिंग जोड़ी तोड़ना शायद दुरुस्त फैसला नहीं था। ये भी दुरुस्त फैसला था, हमने ट्राई भी तो करना है सब कुछ। नुकसान हुआ है, क्योंकि अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें इसमें नुकसान मैंने पहले कहा है कि नज़र आएंगी आपको। जैसे आप अगर हमारी ओपनिंग पेयर पे बात कर रहे हैं तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैनेजमेंट, कप्तान की भी हमारी से बात हुई है, हफीज़ भाई की बात हुई है, मगर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे बाबर भाई का बड़ा दिल है। हम दोनों ने एग्री किया था कि कोई इशू नहीं, जब जिस तरह आप लोग चीज़ों को देखना चाहते हैं वो कर ले, देख ले। पूरी पाकिस्तान की आवाम इसी को देखती है कि यार हमारी एक चीज़ अच्छी जा रही थी, मगर हमारे जो मेरे ख्याल से मैनेजमेंट ने भी यही देखा कि इसमें से क्या बेस्ट निकाला जा सकता है। अगर आप हफीज भाई की बात देख ले, शाहिनशाह की बात देख ले, ऐसा उन लोगों ने ऐसा कभी नहीं कहा कि आगे आप लोग नहीं होंगे। वो कह रहे हैं हम देख रहे हैं, अगर हमें कोई बेस्ट मिल सकता है तो मिल सकता है। हमारे पास आप हो ये चीजें। आई डोंट थिंक दैट्स अब्दुल रज़ाक भाई टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। रज़ाक भाई, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। रज़ाक भाई, अब जाहिर है सीरीज़ का हाल तो हमने देख ही लिया, पहले कल की मैच की बात कर लेते हैं। सीरीज़ का आखिरी मैच था, पाकिस्तान से स्कोर कुछ खास नहीं बना, लेकिन फिर भी हम जीत गए। शुरू से ये कह रहे थे कि भाई इफ्तिखार अहमद को बॉलिंग करा लें, उसको फुल टाइम बैटर के तौर पर इस्तेमाल करते रहे, जिसमें उनका बल्ला एक दिन भी नहीं चला। शायद मे भी अगर पहले ये ऑप्शन इस्तेमाल कर ली जाती तो बाकी मैचेस का नतीजा भी मुख्तलिफ हो सकता था। नहीं, देखें ऐसी बात नहीं है, कंडीशन की बात होती है। इस पिच में थोड़ा टर्न था और बाउंस भी था, ये होता नहीं, न्यूजीलैंड में ऐसी पिचेस मिलती नहीं है। और आपने देखा जिस तरह पाकिस्तान ने टॉस जीत के बैटिंग की और काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे बैट्समैन, और अंदाज़ा हो जाता है कि उनके भी स्पिनर ब्रेक कर रहे थे, लिथल हुए थे। इस तरह पाकिस्तान ने भी राइट टाइम पर स्पिनर को यूटिलाइज किया, और जैसे नवाज को बॉलिंग कराई, और नवाज भी अनप्लेबल लग रहे थे इस मैच में। और पहले 4 मैचों
मैचों में हमने सारे जितने भी स्पिनर थे हमने यूटिलाइज किए, तो वो पिच की कंडीशन के मुताबिक वो सूट नहीं करते थे, ये सूट कर रही थी पिच, और राइट डिसीजन था शाहीन शाह अफरीदी का जिन्होंने स्पिनर को यूटिलाइज किया। अच्छा, ये भी बताएं कि इस सीरीज़ में मैनेजमेंट ने कई एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो किए, जो कि अच्छी बात है, बिकॉज सारे ये इनकरेज कर रहे थे, नए टैलेंट को मौका दिया, ओपनिंग पेयर जो है वो बदले, नए बॉलर्स ट्राई किए, वर्ल्ड कप के लिए बेहतरीन कॉम्बिनेशन की तलाश थी, लेकिन हुआ क्या? अब भी यही नज़र आ रहा है कि मरकज़ी खिलाड़ी जो हैं जैसे रिजवान, बाबर, शाहीन फ़खर वो ही रहेंगे जैसे कि 3-4 साल से ऑलरेडी चल रहा है। तो आपको भी यही लग रहा है कि चेंजेस हैव नॉट वर्कड आउट फॉर अस? देखिए, बात यह है कि अगर आपने क्रिकेट को, पाकिस्तानी क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है तो इनके स्ट्राइक रेट अच्छे करने पड़ेंगे और विनिंग इनिंग्स इनको खिलवानी पड़ेगी, क्योंकि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हम देख देख के थक गए हैं, और जितने प्लेयर्स हैं माशाल्लाह बड़ा टैलेंटेड है, पोटेंशियल भी है, और इन्होंने मैचेस भी जितवाए हैं। पर ये कि आपने अगर पाकिस्तान टीम को ऊपर लेके जाना है तो जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की टीम, न्यूजीलैंड की टीम खेल रही है, इस तरह की क्रिकेट इनको खेलनी पड़ेगी, फेयरलेस खेलनी पड़ेगी, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से हटकर टीम को जितवाने की परफॉर्मेंस पे गौर करना पड़ेगा। अच्छा रज़ाक भाई, लास्ट ये बता दें, ग्राउंड के अंदर जो कुछ हो रहा है वो तो हो रहा है, उसकी बात भी हो गई, ग्राउंड के बाहर जो पीसीबी में चल रहा है, इस पर आपसे पूछना था कि बार बार सियासी मुदाखलत के नतीजे में बोर्ड एड हॉक ही चल रहा है, अब ज़का अशरफ चले गए हैं, इस सारे मामले का, ये जो इश्यूज़ होते हैं बोर्ड के अंदर, आप चूँकि ज़ाहिर तजर्बा है, खिलाड़ियों पर असर पड़ता है? देखिए, जितनी क्रिकेट होगी है, मैं नहीं समझता कि प्लेयर इतना कोई इसको फील करता है, और काफ़ी सालों से चीज़ें चलती आ रही हैं। पर ये कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तानी टीम को अगर आपने सही ट्रैक पर डालना है तो ऐसे लोग लेके आए, जैसे नजम सेठी हैं, वो बड़ा अच्छा काम करते हैं, उन ऐसे लोग आने चाहिए। और ये कहना, जो अभी ज़का अशरफ साहब रिज़ाइन दे के गए हैं, तो जो भी इन्होंने डिसीजन लिए हैं इनसे इनकी पूछताछ तो होनी चाहिए ना। ये तो नहीं कि आप जो भी काम करके जाएं और उसके रिजल्ट अच्छे ना आए, इसका मतलब है आपने अच्छे काम नहीं किए, तो फिर रिजाइन उसका हल नहीं है। तो इनको बेसिकली क्रिकेट से बिल्कुल स्पोर्ट से हट जाना चाहिए, क्योंकि इनका माइंड नहीं है। ये ऐसे ऐसे लोगों को लेके आते हैं, फिर डिसीजन इनके ऐसे होते हैं जो टीम को हार्मफुल होते हैं और प्लेयर पे इफेक्ट करते हैं, जिससे टीम पे परफॉर्मेंस इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसे लोग लेके हैं जो एक्सपीरियंस भी हैं और जो क्रिकेट टीम को भी चलाना चाहते हैं और क्रिकेट बोर्ड को भी। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक। उनका तो यही कहना था कि इट डजंट मैटर, इट डज नॉट ट्रिकल डाउन टू द प्लेयर्स के मैनेजमेंट में क्या चेंजेस होते हैं, क्या नहीं होता है। हालांकि के मालिक नहीं होते कि इन चीजों से फर्क पड़े। हालांकि हमें तो लगता है कि फर्क। अच्छा जी, सिक्कू जी हमारे साथ मौजूद हैं। और क्या रीजन होगा हमारी परफॉर्मेंस का, इफ नॉट और भी बहुत सारी रीजंस हैं। इन्हीं रीजंस पे हम गौर करने के लिए सिक्कू जी को ज़हमत देंगे। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर, कैसे हैं आप? सिकंदर, क्या हाल है? अच्छा सिकंदर, हम कहाँ से शुरू करें? मेरा ख्याल है कि हम यहाँ से शुरू करते हैं कि हमने हारिस रऊफ को रेस्ट दिया, और आप ज़रूर इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मे बी एक ये वजह है कि हारिस रऊफ को जो फिन एलन के धोते थे ना, वो उन्हें मौका नहीं मिला और हम ये मैच भी जीत गए। यार देखो, अभी तो आप लोग जो बात कर रहे थे क्रिकेट बोर्ड का, पूरा आवा का आवा बिगड़ा हुआ है, ठीक है ना। मेरी हालत भी इस वक्त क्रिकेट बोर्ड की तरह थी। आपका क्यों आवा का आवा बिगड़ा हुआ है? मैं अपने कमरे में जहाँ रिकॉर्डिंग करता था बैठा था, बिजली चली गई, भाग के मैं अभी लॉन में आया तो बिजली आ गई, मैं फिर भागकर ऊपर गया तो बिजली चली गई, फिर भाग के अब नीचे आया हूँ तो मैं 4 दफा ऊपर नीचे हो गया। अच्छी सुबह सुबह आपकी वर्जिश हो गई सिकंदर, ये तो अच्छी बात है, सुबह की एक्सरसाइज। क्रिकेट बोर्ड का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, आपने कहा मैं भी, आपका आप सिर्फ बिगड़े हुए हैं, आपका आवा नहीं बिगड़ा हुआ। एनीवे, देखिए बहुत सी चीजों को सही करना है, बहुत सी चीजों को। देखें, हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ ये पता नहीं है किसी को कि कौन कौन सी लीग खेलने गया है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा जो भी क्रिकेट बोर्ड में आते हैं, जैसे उन्होंने सिटी साहब का नाम लिया, इज अ वेरी फाइन पर्सन, बहुत अच्छे उन्होंने क्रिकेट को ऑर्गेनाइज किया है, वो PSL वगैरह को उनको लेकर आते हैं, तो मैं उनसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये T10 ना करें। क्रिकेट की इंतहा हो गई है कि अभी लड़के T20 में, अब उनकी हालत, हारिस रऊफ का आपने जिक्र किया, ये हो गया है कि मैं 4 ओवर से ज्यादा नहीं करा सकता,
मैं जैसे वो मूवी आई थी ना, मैं पंजाब नहीं जाता, मैं जाता या जाती व्हाटएवर, तो इन्होंने कह दिया मैं टेस्ट नहीं खेल सकता, तो मैं मतलब वो कह रहे हैं भाई खेल लो, वो कहता मैं पता है वैसे खेल भी नहीं सकते, और मुझे लगता है कि ना सिर्फ वो नहीं खेल सकते, और वो T20 में भी सिर्फ आखिरी ओवरों के बॉलर हैं। ही इज ओनली अ T20 बॉलर, और वो भी आखिरी ओवरों के। शुरू में आपने तमाम मैचेस में देखनी है ना फिल एनन उन्हें किस तरह धोते थे, वो सबके सामने है। वही डिफरेंस मुझे लग रहा है इस मैच में हुआ और हम जीत गए मैच। नहीं, लाहौर कलंदर के जब मैचेस शुरू होंगे हम दोबारा देखेंगे उनको। लेकिन मेरा तो ख्याल है कि आई एम सॉरी, वी शुड ऑल गेट एंटरटेन फ्रॉम PSL बट स्टॉप टेकिंग इट वेरी सीरियसली, एटलीस्ट देयर परफॉर्मेंसेस। आपका कहने का मतलब है सिकंदर, जैसे ही लाहौर कलंदर मतलब PSL स्टार्ट होगा तो इंसानों की परफॉर्मेंसेस भी स्टेलर हो जाएंगी। अब देखिए बिल्कुल बेहतर भी हो जाएगी। मैं आकिब जावेद को बोलूंगा भाई आप उनसे बात करें, आप ये ना बोलें कि मैंने उनको आखिरी ओवर के लिए तैयार किया है। नहीं है, आप अगर प्लेयर तैयार करना है तो पाकिस्तान के लिए करें ना, जो हर किस्म की फॉर्म ऑफ क्रिकेट खेल सकता है। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये 10 ओवर की क्रिकेट खुदा के वास्ते पाकिस्तान में ना कराए, ना इन लड़कों को इजाजत दें। ये मैं एक और बात आपको कह देता हूँ जो मुझे नहीं कहनी चाहिए, मगर मैं कह देता हूँ कि इसमें जितने लोग देखने गए हैं कि जो हमारे ऐसे लोगों से भी दोस्तियां होती हैं, मैं जहाँ जाता हूँ मुलाकातें हो जाती हैं, जो जुआ भी खेलते हैं, वो सब कहते हैं कि ये पूरा का पूरा जुआ है, ये कहा जाता है। ये मुझे वो लोग कहते हैं जो एक्सपर्ट हैं इस कामों के। देखें हम जो है, मैं आप लोगों की वजह से मैं मशहूर हूँ, जियो पे आता हूँ, एवरीबडी नोज मी। मुझे खुद ब खुद लोग आके दावतों में मिलते हैं कि जी मैं ये काम करता हूँ, आपकी क्रिकेट में ये हो रहा है, मैं फला चीज करता हूँ, वहाँ ये हो रहा है। लोग आके हमें बता देते हैं। तो ये T10 ना करवाएं, वरना फिर लड़का बोलेगा सर मैं तो 1 ओवर कराऊंगा, मैं T20 भी नहीं खेलूंगा, बस 1 ओवर कराऊंगा, भाई मेरा बच्चा तो बहुत कमा रहा है पैसे, मुझे कोई जरूरत ही नहीं है खेलने की पाकिस्तान से। ये आलम हो गया है। तो आप लोगों को चाहिए, क्रिकेट बोर्ड जब वापस, ये पहले तो क्रिकेट बोर्ड का आज पता चलेगा, सुना है कि जो भी आए खुदा के वास्ते ये T10 वगैरह खत्म करे, ये लीग्स वगैरह को जिस तरह के 2 की पाबंदी लगाइए, वो सिर्फ T20 होनी चाहिए। आप सिर्फ T10 के हवाले से कह रहे हैं या T20 पे भी आपको एतराज है? क्योंकि T20 नहीं, T20 तो चलने देना। ओके, यू आर ओनली कंसर्न्ड विद T10। ठीक है, हाउ अबाउट T10 तो कुछ भी नहीं है। ओके, हाउ अबाउट ये सिर्फ एक, इट्स जस्ट अ क्वेश्चन, T10 टू T20 व्हाटएवर, ये जो लीग्स हैं होती रहे, लेकिन जो आपके नेशनल क्रिकेट के प्लेयर्स होते हैं उनको फिर आप NOC ना दिया करें, क्योंकि बहुत सी दुनिया है जो कि उन T10 T20 में खेल रहे हैं और कहीं जगह नहीं मिलती, तो इट्स गुड फॉर देम, हम क्यों उनको मना करें। लेकिन फिर हमारे प्लेयर्स जिनकी हमें ज़रूरत है, जो हमारी नेशनल गेम का हिस्सा हैं, उनको ना देना है NOC, फिर क्यों वो उनको मिल जाती है? दिस परहैप्स कुड बी अ बेटर नेशनल गेम का हिस्सा है। प्लस देखो हुमा, पूरी दुनिया में आप पता लगा लीजिएगा, ये सिस्टम है कि जब आपका सीजन शुरू होता है आप किसी को बाहर जाके खेलने नहीं देते। आप हमारे लड़के जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस कर देते हैं, वो इसलिए कर देते हैं कि आपके यहाँ ना बाबर खेल रहा है, ना रिजवान खेल रहा है, ना शाहीन खेल रहा है, ना हारिस खेल रहा है, आप ना नवाज खेल रहा है, अब जाके सलमान अली आगा खेलने लगे। यानी कि कोई लड़का हमारा खेलता ही नहीं, तो हमारी टीमें तो कमजोर हो गई। वो तो कमजोर लड़कों में खेल के परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। और फिर फिटनेस, अगर हमने उस दिन आपको बताया था कि वहाब रियाज ने कहा कि सोचो ही मत, लड़के कहते हैं कि डोंट टॉक अबाउट फिटनेस। भाई आप टेस्ट कराते थे, यो टेस्ट, ये सारी दुनिया के होते हैं। हमारे इन लड़के लाडलों ने, और आपने अभी देखा था, अभी आपने दिखा रहे थे शायद रिजवान का बयान, इंटरव्यू, क्या बोला है उन्होंने, मैं बड़ा हैरान था। जाहिर हो रहा है, हाँ, वो साफ जाहिर हो रहा है कि उन्हें पसंद नहीं आया कि जी मुझे, उन्होंने कहा जी बाबर का बड़ा दिल है कि उन्होंने कोई एतराज नहीं किया। भाई बाबर इज इन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, बाबर पाकिस्तान टीम से बड़े हैं कोई, मतलब बाबर से हम प्यार करते हैं, एहतराम करते हैं, सब कुछ है, बट यू नो प्रेजेंटिंग बाबर as someone who is bigger than the national team is very awkward। वही हालत हो गई है कि जो हमारे पॉलिटिक्स में हो गई है कि भाई इनके बारे में कुछ नहीं कहना, ये रेड लाइन है, ये हमारा। अच्छा सिक्कू, अब ये कल के मैच की बात बता दें यार जरा। इफ्तिखार, ये सीरीज की ओवरऑल बात कर लें। इफ्तिखार इस सीरीज के बहुत से नाकाम हैं, लेकिन सबसे नाकाम प्लेयर रहे हैं। आखिरी मैच में उन्होंने परफॉर्म कर दिया तो अब हम सब कुछ भूल गए हैं, बट उन्हें फुल फ्लेज बैटर के तौर पर हम खिलाते रहे। हमें पता था कि साइम नहीं चलेगा तो वो बाहर हो जाएंगे, लेकिन इफ्तिखार की बैटिंग परफॉर्मेंस भी आपके सामने थी। एक शॉट नहीं लगती उनसे यार, लगी नहीं। देखो वो लगाते रहे हैं, एक आदमी लगी नहीं ना, परफॉर्म करता मगर फेल हो गया। मैं इसीलिए पिछले प्रोग्राम में भी बोला कि इफ्तिखार, जैसे मैं हमेशा उसकी बॉलिंग की बात कर रहा था, अभी रज़ाक कह रहे थे कि सिचुएशन नहीं होती। भाई ये मॉडर्न डे क्रिकेट अजीब और गरीब हो गई है कि भाई जब भी हम बॉलिंग कराएंगे, जब कोई वो जो स्पिनिंग ट्रैक होगा, यार
हमारे दौर के अंदर जो है वो वसीम राजा से हम जब चाहे बॉल करा लेते। ये होता है क्रिकेट के अंदर, ये लोगों को पता नहीं क्या जहन हो गए हैं कि ये स्पिनर है तो ये बॉलिंग नहीं करा सकता इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वह क्यों नहीं करा सकता? तो ये सारी चीजें उन्हें खत्म करना पड़ेगा। देखिए नए बच्चों को तो आप बिल्कुल टच ना करें, मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रहा, उनको दोबारा मौका मिलना चाहिए ये सारे बच्चे। मगर ये जो सीनियर खिलाड़ी हैं, आप मुझे पूछें आप रिजवान से और बाबर से, उन्होंने कौन सी इनिंग खेली है, कौन सी इनिंग खेली है कि हम कहें वाह जनाब आपने तो कमाल कर दिया। पिछली इनिंग के रन उठा के देख लें, माशाल्लाह क्या रन बनाए हैं। रिसेंट में तो किसी की नहीं थी, लेकिन चूंकि हम जी सिकंदर हम पहले बात कर रहे थे, रिजवान ने क्या कहा कि बाबर की बड़ी बड़ाई है कि उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया। वैसे बाबर के लिए सारे बोलते हैं, बाबर खुद नहीं ऐसे बोलते, तो लिहाजा ही नेवर ट्राइज टू थ्रो हिज वेट अराउंड। ये एक बात आपको पता है ना, जो एजेंट का उनका ग्रुप है उसमें ये डायरेक्टर है, जो एक ग्रुप बना हुआ है जिसका बड़ा शोशा उठा था, हामिद मीर साहब ने भी प्रोग्राम किया था जिसके ऊपर, उसके अंदर ये ही इज वन ऑफ द डायरेक्टर रिजवान साहब। अच्छा, रिजवान जो है उसमें डायरेक्टर है सिकंदर। देन देयर आर प्लेयर्स, टू कंप्लीट माय थॉट, देन देयर आर प्लेयर्स लाइक फखर जमान जिनको कोई भी ऑर्डर में डाल दिया जाए ही स्टिल परफॉर्म्स। तो ऑर्डर शुड नॉट मैटर एज मच एज यू नो जितना बनाया चला जा रहा है, बिकॉज़ बहुत ज्यादा एतराज हो रहा है, उनका अपना ऑर्डर तो नहीं तब्दील हुआ, वो तो ओपन ही कर रहे हैं। तो लिहाजा रिजवान साहब ने चौथे मैच में क्या किया, आखिरी ओवर खेल रहे थे, इन्होंने शॉट ही नहीं मारे, 4 बॉलें खेली, ना चौका ना कोई छक्का। कोई जिंदगी में ऐसा होता है कि 20 ओवर आप खेल चुके हैं, 90 रन है, आखिरी ओवर खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए, आपको 20 रन की शॉट हो गया बकौल शाहीन के, और आपने कोई चौका नहीं मारने की कोशिश की। पूरे 5 ओवर के अंदर, आखिरी के 5 ओवर में जिसमें सब लूटते हैं, लूट मचती है, उसमें एक चौका मारा और फिर कह रहे हैं कि जी हमने बड़ा एहसान कर दिया आप लोगों के ऊपर, हमने एतराज नहीं किया। यार आपकी हैसियत क्या है? आप पाकिस्तान से बड़े नहीं हो। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, पाकिस्तान पहले, आज पाकिस्तान एनओसी देने बंद कर दे, इनके सबका काम पूरा हो जाए। मगर इनके जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं लोग ऐसी मुझे, अच्छा अब इसके बाद से पता है क्या, पीएसएल शुरू हो जाएगी और हम सारे बैठे हुए यहाँ पे इनकी तारीफों के पुल बांध रहे होंगे। बट यहाँ पे डिस्क्लेमर मैं दे दूं, और मेरा ख्याल है कि हमें ये चीज पीएसएल के दौरान भी याद रखनी चाहिए। पता नहीं कितनी बाउंड्रियां लगाते हैं ये पीएसएल के दौरान, 60 मीटर की या पता नहीं इससे भी छोटी या जो भी करते हैं, लेकिन पीएसएल की एंटरटेनमेंट वैल्यू बहुत है जबरदस्त, हम बहुत एंजॉय करेंगे, एंटरटेनमेंट होगी, पाकिस्तान के स्टेडियम भरेंगे, लेकिन हमें इन लोगों की इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस इन पीएसएल को सीरियसली लेना बंद कर देना चाहिए, बिकॉज वो ट्रांसलेट नहीं होती। अब हमने इतने सालों में देख लिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, इसकी भी नहीं होती। और ये जो ये लीग्स खेल रहे हैं, खेलने दे। देखिए क्रिकेट बोर्ड को एक मुआहिदा इन्होंने किया हुआ है जिसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ये अब हर बच्चे के साथ कराएं, जिसको भी लेकर आए उससे ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट करवाएं, उसमें लिखा हो मुआहिदा हो, चाहे पैसे ना दे रहे हो, मुआहिदा हो कि आप पाकिस्तान के लिए खेलने जा रहे हैं, इसके बाद आप नखरे नहीं करेंगे कि अब तो मैं अपने मर्जी से खेलूंगा ना, आप वो करेंगे जो क्रिकेट बोर्ड बोले। अगर इतना स्ट्रांग हो जाए क्रिकेट बोर्ड तो क्या बात है, मगर है ही नहीं। तो इसलिए हमें एक स्ट्रांग बंदा चाहिए जो आकर इनको सीधा करे। पता नहीं अदरवाइज आप बता दूं, मैं अभी हॉकी का आप जिक्र कर रहे थे ना, हॉकी का बिल्कुल ये हालत हो जाएगी हॉकी वाली। हॉकी की क्या था, मैं खुद खेलता था जिया, सड़क के ऊपर खेलता था हॉकी। वेरी डिप्रेसिंग प्रोस्पेक्ट। सिकंदर, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। बट सिकू आप बाहर ही बैठ के मेरा ख्याल है हमें ज्वाइन किया करें, इन द लॉन इट लुक्स सो मच नाइसर and you know sunlight। मैं घुमाऊंगा, मेरा तो बहुत है, मैं नेक्स्ट टाइम भाई बहुत मच्छर है यार। नहीं कोई नहीं, अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो ऑलराइट, थैंक यू सिकंदर, एंजॉय योर मॉर्निंग। अच्छा जी, चलें, ये तो हो गया सब कुछ, और ब्रेक लेते हैं अभी। वी नीड अ ब्रेक फ्रॉम क्रिकेट। ब्रेक के बाद मिलें। अच्छा, अब्दुल्ला एंड आई वर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया पे कोई ना कोई रोज़ नया स्टार निकलता है और उनकी एक्सपर्टीज़ क्या होती है, कुछ ना कुछ नई चीज़ कर रहे होते हैं, कंटेंट किस तरह क्रिएट करते हैं, मतलब एनीथिंग कैन गो इन द नेम ऑफ कंटेंट। It's very impressive, super impressed कि जहाँ मतलब हम लोग बैठेंगे और 100 चीज़ें सोचेंगे, फिर उसके बाद 100 के बाद ख़त्म हो जाएंगे आइडियाज़, लेकिन there are 1000 ideas and young people these days are doing them, और वो मशहूर हो रहे हैं, और ऑफ कोर्स आपको पता ही उसका पैसे भी कमा रहे हैं। लेकिन अच्छा जी, एक और यंगस्टर जिनकी बात करेंगे, गुलकार हैदर मुस्तहसन, मोमिना मुस्तहसन के भाई हैं, बट आई गेस इन्होंने अपना नाम भी अब बड़ा ज़बरदस्त इंडिविजुअली अपार्ट फ्रॉम हिज सिस्टर इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया है, लिया है, और इनका गाना रिलीज हुआ है, गाने का नाम है धनक। चले उस बात पे बात करते हैं जिस पे सारों को बात करनी चाहिए, बिकॉज इलेक्शंस में कितने हफ्ते रह गए हैं अब्दुल्ला?
कितने हफ्ते रह गए? 8 फरवरी को होने, हफ्ते का हिसाब आप खुद ही लगा मतलब लिटरली अब डेज टाइप सीन चल पड़ा है, लेकिन किसी को कम ही लग रहा होगा बिकॉज उस तरह फैनफेयर हमने नहीं देखा। अब वैसे मुझे लग रहा है शुरू हो गया है थोड़ा सा, मुझे कैंप्स नजर आना शुरू हो गए हैं। आप शायद निकलती नहीं, 2-3 हफ्ते पहले शुरू ही हो रहा है, तो आप देख लेंगे कितना लैक है। खैर जी, कल बिलावल भुट्टो 16 दिन रह गए हैं। 16 दिन रह गए हैं। बिलावल भुट्टो ने, आपको पता ही है, कल लाहौर में मुस्लिम लीग नून के गढ़ में जलसा किया और फिर नून लीग की क़यादत को ऐसा कैसे हो सकता था कि वो निशाने पर ना रखते। क्या कहा कि सुन लीजिए। ये लाहौर मेरा है, उनका नहीं है। इन पे कभी कोई शोबाज मुसल्लत किया जाता है तो कभी कोई वसीम अकरम प्लस मुसल्लत किया जाता है। जो वोट की इज्जत का सियासत का दावेदार है वो इस वक्त अपनी नजरिया छोड़ के सियासत कर रहे हैं। एक और साहब है जो चौथी दफा वजीर आजम बनना चाह रहा है, चौथी दफा, और वो साहब के पास ना मंशूर है ना नजरिया है। वो वोट भी कहता है किसी और को कि आप साहब बंदोबस्त करें। वो अपोजिशन का मुखालिफ के बारे में भी कहते हैं किसी और साहब को किस तरह बंदोबस्त करें। किसने कहा आपको पीपल्स पार्टी उनके साथ कोalition हुकूमत में आएगी? इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम इंडिपेंडेंस के साथ मिलके हुकूमत बनाएंगे। ये जो शेर है ये वो शेर है जो अवाम का खून चूसता है, खून चूसता है। क्या आप इस शेर का शिकार करने के लिए तैयार हो? अच्छा, शुरू में मुस्लिम लीग नून के लोग जो है ना वो कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे और जवाब भी नहीं दे रहे थे, लेकिन अब सही वो बैक एंड फोर्थ जवाबी फायर भी होना शुरू हो गया। जवाब दिया, राना सना ने भी जवाब दिया और इसी जवाब के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी साहब। चौधरी साहब, इलेक्शन के दिन करीब आ रहे हैं, सियासी गर्मा गर्मी भी बढ़ रही है, खासतौर पर बिलावल भुट्टो साहब ने तो आपकी जमात को खुसूसी तौर पर निशाने पर लिया हुआ है। आपकी जमात अब जवाब भी दे रही है। ये तलखियाँ हमें सॉर्ट ऑफ 90 की दिहाई की सियासत याद करा रही हैं, तो क्या अब ऐसे ही हम समझें कि वैसी ही सियासत चलेगी बिटवीन पीपीपी एंड नून लीग? देखिए, बिलावल भुट्टो साहब एक सिर्फ अपना सियासी वोट बैंक और अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए नवाज शरीफ और नून लीग पर तनकीद कर रहे हैं और वो लाहौर में आके जब तनकीद करते हैं तो उनका दिल को तो पता होगा, सोचते तो होंगे कि काश कराची को इस तरह का बनाया होता तो आज उनकी सियासत जो है वो एक सूबे की ना रहती बल्कि पूरे पाकिस्तान की होती। और हम सिर्फ काम और कारकर्दगी को ही मौजू बनाना चाहते हैं, इसीलिए हम बिलावल भुट्टो साहब को उसी जुबान में या उसी तरीके से जवाब नहीं दे रहे और हम अपना जवाब जो है वो रिजल्ट से देंगे। और हमारा पंजाब का खुसूसन रिजल्ट जो है वो काम और कारकर्दगी की बुनियाद पर आता है, तकरीरों की बुनियादों पे नहीं आता। अच्छा, ये भी बताएं कि नवाज शरीफ साहब इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं कि इलेक्शन के बाद वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं और कौमी हुकूमत टाइप एक आइडिया है जिसको वो प्रपोज करते हैं। तो पीपल्स पार्टी जिस तरह की बात कर रही है, इसके बाद क्या आपको उम्मीद है कि सबको साथ लेकर चलना मुमकिन भी होगा? सियासी इस्तेकाम भूल जाएं, क्या करें? देखिए, सबको साथ लेकर चलना कई चीज़ों पे ज़रूरी होता है। कौमी मुफाद के मामलात पे तमाम पार्टियों को, तमाम सूबों को, इलाकाई पार्टियों को, कौम परस्त पार्टियों को साथ लेकर चलना चाहिए, मगर तमाम पार्टियों का हुकूमत में शामिल होना ज़रूरी नहीं होता। सो हुकूमत जो है वो अगर हमारे पास मेजॉरिटी हुई और हमारे इत्तेहादियों के पास मेजॉरिटी हुई तो हुकूमत चलाना और बात है, लेकिन साथ लेकर चलना सियासी तौर पर ये मेरा ख्याल है कि ये हो सकता है। और पहले भी हमने मुमकिन किया है। हमने पिछले 13 से 18 के दरमियान भी सिंध में भी पीपल्स पार्टी पीटीआई को, एमक्यूएम को ऑन बोर्ड रखा। हमने बलूचिस्तान में वहां पर जो कौम परस्त पार्टियां थी उनको ऑन बोर्ड रखा, बल्कि हुकूमत भी इसी तरह के पीके में भी। तो हाँ, ये नवाज शरीफ में सलाहियत है कि वो साथ लेकर चल सकते हैं सबको, मगर हुकूमत हम अपनी अक्सरियत के बलबूते पर ही बनाना चाहते हैं।
अच्छा तलाल साहब, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी जिस तरह मुहिम चला रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ प्रॉब्ली नॉन एग्जिस्टेंट है, they don't even exist. आपको भी ऐसा लग रहा है या चैलेंज मिल सकता है पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट्स खड़े होंगे उनकी तरफ से? देखिए, तहरीक इंसाफ जो है उसके लोग जो है वो अभी से बार्गेनिंग कर रहे हैं। वो अभी से अपने वोटर्स को कह रहे हैं कि हमें वोट दें, हम जब कामयाब हो जाएंगे तो हम किसी और पार्टी में, और यकीनन पंजाब के लोग तो नून लीग में शामिल होने के लिए अभी से उनका दिल है कि भी वो शामिल हो जाए। और आज अगर इनको टिकट ऑफर कर दी जाए तो अभी ये पीटीआई की हमायत याफ्ता होना भी छोड़ देंगे, कलवाना भी छोड़ देंगे। सो जो आज़ाद लोगों को वोट देंगे, लोग अपनी कीमत बढ़ाएंगे और फिर अपनी कीमत लगवाएंगे और दूसरी पार्टियों में शामिल हो जाएंगे। पीटीआई में इनमें से कोई भी नहीं रहेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका तलाल जॉय साहब। ऐसे मोस्ट लाइकली जो लोग जीत जाएंगे वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो राह देखेंगे, कहीं न कहीं एडजस्ट होने की कोशिश करेंगे। एंड दैट्स द होल आइडिया। ब्रेक के बाद अच्छा जी, आपको बता दें कि शदीद धुंध के बायस आज भी फ़्लाइट स्केजुअल जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है और मुल्क भर की 21 परवाज़ें मनसूख, जबकि 7 जो हैं वो मुतबादिल एयरपोर्ट्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं। एविएशन ज़राए के मुताबिक PIA की दुबई पेशावर की परवाज़ जो है वो कराची उतार ली गई। PIA का जब कुछ डिले शले होता है ना तो मुझे लगता है वो धुंध से ज़्यादा ही रीज़न होगा। और PIA की रियाद से मुल्तान सबसे ज़्यादा PIA मुतासर होता है वैसे मुझे लग रहा है धुंध में। बाय द वे व्हेन आई वाज गोइंग टू लाहौर ना, आपको पता है मुझे जरा इमरजेंसी में जाना पड़ा था तो कोई फ्लाइट नहीं उड़ रही थी और लाहौर में कोई खास धुंध भी नहीं थी एक्सेप्ट फॉर वन एयरलाइन, जो कि कोई भी मौसम हो वो उड़ जाती है और बाकी फ्लाइटें उड़ती नहीं है। देयर इज अ लॉट मोर टू डू देयर देन मेरा पता नहीं है जहाज़ों का नेविगेशन सिस्टम का चेंज है क्या है, मतलब आई डोंट नो, बट यस बहुत सारी फ्लाइटें मुतासर हैं। थोड़ी देर में आ रहे हैं वापस। वेलकम बैक। अच्छा, आपको बताएं कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली बार पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी निगरां हुकूमतें बनी हैं जिन्होंने 1 साल पूरा कर लिया। हमारे लिए ये भी बड़ा रिकॉर्ड है और बुनियादी तौर पर निगरां हुकूमत का काम रोज़मर्रा के सरकारी कामकाज निपटाना और वक्त पर इलेक्शन कराना होता है, लेकिन हालात किसी और तरफ चले गए। निगरां हुकूमतें ही सही, लेकिन 1 साल बाद तो परफॉर्मेंस का जायजा लेना डेफिनेटली बनता है कि क्या किया। पंजाब की बात करें तो कई तरक्याती काम हुए। लोग कहते हैं नया स्टैंडर्ड सेट हुआ पंजाब में काम करने का, जो इससे पहले ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून अपने आप से ही मंसूब करती थी, बल्कि ख़ुद साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं निगरां वज़ीर आला की स्पीड का जिक्र करते हुए कहते रहे कि अब तो इनकी स्पीड का जिक्र होगा। बाज़ ऐसे मंसूबे भी शुरू किए गए जिनकी किस्मत का इन्हिसार आने वाली हुकूमत पर होगा। ये कहना पड़ेगा कि शहबाज शरीफ स्टाइल की तरह निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी एक सरगर्म और मुतहर्रिक वज़ीर आला का तासुर देने में कामयाब रहे और उनके जो साथी हैं वो कहते हैं कि ये भी बमुश्किल ही घर पे आराम करते हैं, अदरवाइज़ ये हर वक्त काम पे ही होते हैं। मगर ये इल्ज़ाम भी लग रहा है कि सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। बिल्कुल, आपको ये भी बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो निगरां हुकूमत का 1 साला दौर का तासुर कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं गया और सूबा शदीद माली मसाइल का शिकार रहा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जो हैं वो देना भी मुश्किल हो गया था और तो और निगरां वज़ीर आला आज़म खान भी नवंबर में इंतकाल कर गए थे। दूसरी तरफ अमन व अमान की सूरत हाल मज़ीद बिगड़ गई। ये तो हम सारों को पता ही है। अफ़गान मुहाजिरीन की वतन वापसी का बड़ा चैलेंज भी दरपेश है और यहाँ तो हालात ये हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी सियासी जमात JUIF इलेक्शन मुलतवी करने का मुतालबा भी करती रही, ये भी आपको याद होगा। और यहाँ भी लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने की शिकायत जो हैं वो सुनी जा रही हैं। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ पेशावर से भी ज्वाइन करेंगे ब्यूरो चीफ शकील फरमान और लाहौर से भी हमें ज्वाइन करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर। लेकिन फिलहाल शकील फरमान साहब हमारे साथ हैं तो उनसे आपसे हम बाकी तो भाई आग लगी हुई है पेशावर में, बिल्कुल सुबह की हम बात कर लेंगे शकील फरमान साहब, लेकिन ये जो आग है पेशावर के इलाके सदर में शॉपिंग सेंटर में लगी है उसके हवाले से बता दें 6 घंटे बाद भी मुकम्मल तौर पर काबू नहीं किया जा सका। पेशावर का जो मोबाइल प्लाजा है वहाँ पे ये आग लगी और 6 घंटे से ज़्यादा का अरसा गुजर गया है, लेकिन अभी तक आग पे काबू नहीं पाया जा सका।
जो रेस्क्यू 112 के एहलकार हैं उनके मुताबिक जो है 75% जो है आग पे काबू पा लिया गया है। और अंदर जो है एक जो तशवीशनाक बात है, अंदर बैटरीज पड़ी हैं जो कि वक्फे से धमाके से फट रही हैं। 75% आग पे काबू पाया गया है। कितनी दुकानों के जलने के बाद, क्योंकि मोबाइल मार्केट है जिस तरह लाहौर का हफीज सेंटर है या कराची में, तो उसमें लिटरली अरबों का सामान होता है कुल मिला के। बिल्कुल, इस मोबाइल जो है सेंटर में जो है मोबाइल एक्सेसरीज़ और मोबाइल शॉप्स हैं और अरबों रुपए का बिल्कुल इसमें सामान है। और दुकानदार जो है हमारी उनसे बात हुई वो भी यही कह रहे हैं कि इस मार्केट में अरबों रुपए का सामान है। कैबिन्स भी थे और दुकानें कोई 200 के करीब बताया जा रहा है। और 2 मंजिल इमारत है, उसमें जो है ये आग लगी है और अब तक जो है इस पे काबू नहीं पाया जा सका। ये पता चला कि आग लगी किस तरह पर देखें, जो इनिशियल असेसमेंट हुई है तो उसमें यही बात सामने आई है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। और चूंकि आपको मैं बताया कि यहाँ पे यूपीएस की बैटरी थी, सिर्फ मोबाइल्स की बैटरी थी, तो इस वजह से जो है वसी पैमाने पे जो है। चलिए, अब नाउ कमिंग बैक टू द खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत की 1 साल कारकर्दगी। शकील, ज़ाहिर मुश्किल साल था। इस साल के इब्तिदा में जो चीज़ें सामने आई वो सबसे ज़्यादा तो माली मुश्किलात थी। मुलाजमीन को तनख्वाहें तक देने के पैसे नहीं थे। अभी क्या सूरत हाल है? अभी तनख्वाहें मिल रही हैं? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो दौर यहाँ पे रहा है, 2 अदवारों ने गुजारे हैं तकरीबन 9 साल, तो वो बड़े पैमाने पे भर्तियाँ की गई हैं और जो है अपग्रेडेशन की गई है। इसी तरह जो है मुलाजमीन को जो है सरकारी वो मुस्तकिल किया गया था। उसका बोझ जो है किश्ती पर पड़ा है और ख़जाने पर पड़ा है। और एक 80 अरब रुपए से ज़्यादा जो है अब माहवार जो है तनख्वाह और पेंशन्स की मद में जो है महाना जा रहे हैं। तो वो जो है एक दबाव है जो कि निगरान हुकूमत पे पड़ा। और अब भी जो है सूरत हाल ये है कि इंतहाई फाइनेंशियल क्रंच का शिकार है सूबा। और वफाक से जो है उसकी एक बड़ी वजह है कि वफाक से फंडिंग जो आ रही है, जो नेट हैडल प्रॉफिट है, वो पैसे नहीं मिल रहे इनको। इनका क्लेम है कि 200 अरब रुपए से ज़्यादा के जो हैं बकाया जाते हैं वफाक की जानिब। और इस हवाले से निगरान वज़ीर आला ने निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकातें भी की है, उनको रिक्वेस्ट की है कि सुबह इंतहाई माली मुश्किलात का शिकार है, आप हमारे बकाया जात अदा करें। तो निगरान वज़ीर आज़म जो है उन्होंने यकीन दिलाया है कि वो जल्द जो है सूबे को जो उनके बकाया जात हैं वो अदा किए जाएंगे। लेकिन अब एट द मोमेंट अगर आप बात करें तो यकीनन जो है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इंतहाई माली मुश्किलात का शिकार है। और इवन ये पोजीशन भी आ जाती है कि सरकारी मुलाजमीन को जो है टेक्निकली जो है अगर आप बात करें तो सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह देने के पास पैसे नहीं होते। और टेक्निकली अगर बात करें तो सुबह एक जो है एक तरह से डिफ़ॉल्ट की जानिब तरह गया। उसकी वजह यह है कि एनुअल डेवलपमेंट प्लान जो है प्रोग्राम जो है उसके तरक्याती मंसूबों से जो है वो पैसे निकाले जा रहे हैं, वो रोके हुए हैं और वो जो है तनख्वाहों की मद में जो है अदा किए जा रहे हैं। तो तरक्याती काम जो है बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, वहाँ से जो है पैसे निकाल कर जो है तनख्वाहों की दूसरी जो है सैलरी और नॉन सैलरी बजट को जो है वो दिया जा रहा है। अच्छा जी, हमें लाहौर से ज्वाइन किया है रईस अंसारी साहब ने भी, उनसे भी बात कर ले। और यही सवाल रईस साहब आपसे भी हम जानना चाहते हैं कि निगरान हुकूमत का 1 साल कैसा गुजरा, क्योंकि हम लाहौर से लोगों का ये कहना है कि डेवलपमेंट का बहुत काम हुआ। अब ये डेवलपमेंट का काम पहले शुरू हुआ था जो इनके दौर में प्रेजेंट हुकूमत के दौर में ख़त्म हो रहा है, या फिर किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहा? क्योंकि काम तो निगरान हुकूमत का यही होता है जी, अगला इलेक्शन जो है उसको फैसिलिटेट किया जाए। देखिए, बिल्कुल हुमा, आपने ठीक कहा। पहली बात तो यह है कि ये सवाल तो अपनी जगह मौजूद है कि निगरान हुकूमत 1 साल तक क्यों, क्योंकि किसी आयन और किसी उसमें गुंजाइश नहीं है। आमरीत का दौर हो तो वो तो ठीक है, समझा जाता है, जनरल ज़िया का दौर था, मुशर्रफ साहब का दौर था। लेकिन ये इस वक्त तो बड़े जमहूरी इदारे काम कर रहे हैं, तमाम कहते हैं जमहूरियत है, लेकिन सियासी जमातें भी खामोश हैं, अदालतों की भी नहीं सुनी गई। 1 साल तक निगरान हुकूमत चलती जा रही है, ये पता नहीं किस कानून के तहत। शायद बाद में इस पर सवाल उठेगा कि ये 1 साल तक क्यों करती रही और जो काम 1 साल तक करती रही क्या है, कानूनी था या गैर कानूनी। दूसरी बात आपने की उसकी तरक्याती काम की। कुछ तरक्याती काम पहले थे लेकिन कुछ इन्होंने जो है इस निगरान दौर में शुरू किए गए। लेकिन बात यह है कि अगर आप देखें कल एक रिपोर्ट आई कि पंजाब में सिर्फ तकरीबन 40% बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। कितनी खौफनाक काम है। आप पिछला 1 साल लाहौर उठा के देखें, किसी पिछली PDM हुकूमत हो या मौजूदा निगरान, बच्चों को स्कूल पहुँचाने के लिए कोई 2 लाख का डाटा भी नहीं कि इन्होंने एक्स्ट्रा 2 लाख बच्चे स्कूल पहुँचाए गए हों। सिर्फ इस किस्म के काम किए गए कि जो सिर्फ आपको मीडिया पे नज़र आए, मतलब ब्रिज बना दिए। आप देखें
एक ब्रिज बन गया, ब्रिज बन रहा है, उस पर एक एक माह में 8-8 बार जाने की क्या ज़रूरत होती है? मुझे नहीं समझ आई। हमारे सिस्टम ठीक नहीं करते हैं, हमारे वो काम करते हैं जो सामने नज़र आएँ। आप देखें, मैं मिसाल देता हूँ केजरीवाल की दिल्ली में, मैंने नहीं देखा कि वो किसी ब्रिज बन रहा और उसमें एक महीने में 8 बार वहाँ पहुँचे हों। अगर किसी सीएम के वहाँ पहुँचने से वो ब्रिज एक दिन में तैयार हो जाए तो ज़रूर जाएँ। मैं कहता हूँ कि वहाँ आप पलंग डाल लें, सो जाएँ वहाँ, ताकि वो एक दिन में ब्रिज मुकम्मल हो। और भाई साहब आपने, लेकिन मगर वो एक दिन में नहीं तो एक महीने में या 1.5 महीने में तैयार जरूर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमने ब्रिजों को एक साल भी वहीं उसी मकाम पे लटके हुए देखा है। तो जब हम दूसरे शहर से बैठ के लाहौर के विजुअल्स देखते हैं ना, तो हमें बड़ी हैरानी होती है कि भाई ये 1-1.5 महीने में ही काम मुकम्मल हो गया। सो कमिंग टू शकील नाउ, रईस साहब आपके पास दोबारा आएंगे, क्योंकि हमने कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करनी है जो कि शुरू तो किए गए हैं, लेकिन वो आगे कैसे चलेंगे हमने आपसे ज़रूर जानना है। लेकिन शकील, अब ये बता दीजिए कि अफगान महाजरीन की बड़ा मुश्किल एक वापसी का काम भी इसी निगरान हुकूमत के दौर में शुरू किया गया, और साथ ही अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ी। सो वो किस तरह से हैंडल किया इस निगरान हुकूमत ने? देखें, हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में जब जो है हुकूमत तब्दील हुई तो एजेंसीज़ ने पहले से असेसमेंट की थी कि यहाँ पे दबाव आएगा। तो वही हुआ कि आप देख लें कि NMDs जो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे दबाव आया, और उससे मुतसिल जो है अजला हैं, जिस तरह पेशावर हो गया, पेशावर हो गया, टांक, लकी, डे खान, तो वहाँ पे जो है दबाव आया है। और सबसे बड़ा जो वाक़या जो हुआ है निगरान हुकूमत के दौर में पेशावर पुलिस लाइंस का हुआ है, वहाँ पे धमाका हुआ। चैलेंजेस जो है निमटने के लिए इन्होंने जो है अपना कोशिश की पुलिस ने तो आप देखें कि अब जो है पुलिस का दावा ये है कि हमने जो है टांक और लकी में जो है और DI खान में यहाँ पे जो है पुलिस को और कानून नाफिज करने वाले इदारों को जो है रेजिस्टेंस का सामना है। IBOs इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहे हैं। इसी तरह जो है न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट जो है साउथ वजीरिस्तान और नॉर्थ वजीरिस्तान में भी जो है रोज़ाना की बुनियाद पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, और वहाँ पे कोशिश की जा रही है कि कंटेन किया जाए और दहशतगर्दों को वहाँ पे मारा जाए। तो पुलिस का जो है अपना दावा है, और सूबाई हुकूमत का भी यही दावा है कि जो पेशावर डिवीज़न है, मर्दान है, इसी तरह जो है मालाकंड डिवीज़न का जो है कुछ हद तक हमने कंटेन किया है, और सदरन डिस्ट्रिक्ट जो हैं वहाँ पे अभी दबाव है, वहाँ पे पुलिस मुकाबला कर रही है और कानून नाफिज करने वाले अदारे। और जो उन्होंने ये भी दावा किया है कि मुतअद्दिद दहशतगर्द जो हैं इन IBOs में जो है मारे गए हैं। जहाँ तक आपने बात की है अफगान महाजरीन की, तो देखें अफगान महाजरीन का प्लान जो है वफाक का जो है वफाक की जानिब से था कि इनको गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो गैर मुल्की हैं और अफगान महाजरीन हैं इनको सूबे से निकाला जाएगा और मुल्क से निकाला जाएगा। तो खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ी तादाद में अफगान महाजरीन आबाद थे, और यहाँ पे जो है असेसमेंट की गई एजेंसीज़ की जानिब से, और जो है तादाद मालूम की गई कि कितने जो है अफगान महाजरीन गैर मुल्की जो है गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे मुकीम हैं, और कोशिश की गई कि उनको यहाँ से निकाला जाए। तो तुरखम बॉर्डर से आप देख लें कि 2.5-3 लाख से ज़्यादा जो है अफगान महाजरीन वापस चले गए हैं, और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया गया है। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी वज़ारत दाखिला ने जो है मिल के, चूँकि वो इनको मॉनिटर कर रहे हैं, तो उस कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की वजह से तमाम एजेंसीज़ ने जो है और कानून नाफिज करने वाले इदारों एक पेज पर थे कि हर सूरत जो है गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान महाजरीन को निकाला जाएगा। तो आप देखें कि सक्सेस रेट देखने के पंजाब बिल्कुल ये समझ आ गई हमें बात। कमिंग टू पंजाब नाउ, रईस साहब, बड़ी पॉलिसीज जो है उन पे काम हुआ, जैसे कि स्मॉग वगैरह का मामला जो है उस पर बात होती रही, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो है वो बनाती गई। सवाल हमारा ये है कि मौजूदा सेटअप जो है वो कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग करेंगे विद अपकमिंग हुकूमत जो भी बनेगी कि जी जो मंसूबे शुरू हुए थे वो चलते रहे, या नकवी साहब के जाने के साथ सब कुछ ख़त्म हो जाएगा? देखिए, ऐसा नहीं होता कि जो मंसूबे इसमें चल रहे हैं, अगर हॉस्पिटल किसी की हॉस्पिटल की रीवैम्पिंग हो रही है या जो कोई ब्रिज बन रहे हैं या कोई सड़कें इस वक्त बन रही हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता कि वो वहीं खड़े हो जाएं, क्योंकि उससे तो बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। लेकिन रईस साहब, हमने पहले के कुछ चीज़ें ऐसे होते हुए देखी भी हैं। आपको याद है ना एक हेल्थ पॉलिसी जो पंजाब की बड़ी धूमधाम से शुरू हुई थी, हेल्थ कार्ड। हाँ, हेल्थ कार्ड, तो हमने देखा है कि वो इट डजंट वर्क एनीमोर। नहीं, देखिए, वो हेल्थ कार्ड जो है वो एक ज़रूर आपने बताया कि हेल्थ कार्ड एक सिस्टम चल रहा था जो इस गवर्नमेंट ने रोका और उसको और तरीके से लेकर आ रहे हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट की आप तरक्याती काम जो जिस तरह कह रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में अगर हो रहे हैं, अगर शहर में कुछ सड़कें बन रही हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, ये तो रुक नहीं सकते। अगर वो बनेंगे तो हर्डल पैदा होगी और ट्रैफिक के मसाइल पैदा होंगे। हॉस्पिटल जिस तरह रीवैम्प कुछ हो रहे हैं,
अगर वहाँ रोक दिए गए तो वहाँ मरीज़ों को बहुत हैवी मुश्किलात का सामना होगा, वो कभी भी नहीं रुक सकते। ज़्यादातर इसमें पूरे हो रहे हैं और आगे भी जाकर पूरे होंगे। मैं सिर्फ हुमा साहब एक बात आपको कहना चाह रहा हूँ जो पहले भी कह रहा था, जी वो ज़रूर करें, अच्छे काम मोहसिन साहब कर रहे हैं, वो ख़ुद भी अच्छे आदमी, मैं ये नहीं कहता, मैं ख़ुद कहता हूँ कि बड़े इदारे के मालिक हैं और वो अपने मुलाजमिन का ख्याल रखते हैं तो लोगों का भी ख्याल रख रहे हैं, लेकिन लोग सिस्टम में आने चाहिए। जिस तरह मैंने केजरीवाल की मिसाल दी कि 20 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में आ गए, ये सिस्टम ठीक हो रहा है। बिजली उसने मुफ्त कर दी, ये सिस्टम ठीक हो रहा है, लेकिन सिस्टम ऐसे ठीक नहीं होता। बुरा ना मनाइएगा कि आप थानों को 5 स्टार होटल का दर्जा दे दें, ऐसे सिस्टम ठीक नहीं होता। आप पूरी दुनिया, यहाँ बड़े बड़े थानों में यहाँ हमने देखा है कि वो शादी की बाद में उसकी वो फ़ोटोशूट हो रहा है। पूरी दुनिया में इंग्लैंड जाएँ, अमेरिका जाएँ, थानों में कई बड़े बड़े फानूस नहीं लगते, कई थाने में सोफ़े नहीं बेचते, वहाँ सिर्फ एक खिड़की होती है और 4, मैंने देखा 8 स्टील की चेयर पड़ी होती हैं। लोग आते हैं, अपनी रिपोर्ट करते हैं और निकल जाते हैं। यहाँ बड़े बड़े महंगे फानूस लगा दिए, 5 स्टार होटल बनाए जा रहे हैं। अगर आप उसके पीछे जाएँ ना, जो मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो आप देखें उनका पेट्रोल के पास गश्त के लिए पैसे नहीं होते, स्टेशनरी के पैसे नहीं है थाने में, वो चीखे मारते हैं। तो आप सिस्टम ठीक करें, बच्चों को स्कूल में लाएँ। अब ये एक आखिरी बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, जब भी पिछली हुकूमत आई, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, माँ बाप को अंदर कर देंगे। भाई आप माँ बाप उनका घर जाके देखें, अब किसी का दिल करता है कि अपने 7 साल के बच्चे को सर्दी में 50 रुपये रोज़ पर दिहाड़ी पर भेज दें, वो उनके घर जाए, खाने को नहीं होता। 7 साल के बच्चे को 50-60 रुपये रोज़ वो मजदूरी पे भेज देते हैं, घर में खाने को नहीं है। हुकूमत आती है, माँ बाप अंदर कर देंगे। और भाई सिस्टम ठीक करें, अगर उनके माशी हालात ठीक होंगे तो वो बच्चों को भी स्कूल भेजेंगे। सिस्टम ठीक नहीं करते, सिर्फ वो फैसले करते हैं जो वो काम करते हैं जो मीडिया पे नजर आए और वाह हो, ये कोई हुकूमत सिस्टम ठीक करने की थिंग्स दैट मैटर बेसिकली आपका अच्छा, ये एक और कोई पहल नहीं करता। पहलू बताइएगा, एक तो ये जो जितने तरक्याती काम हमें नजर आए, ये लाहौर सेंट्रिक थे या पंजाब के और शहरों में भी? चलिए जनूबी पंजाब के अजला की बात कर लें, वहाँ भी कुछ होता रहा। और दूसरा ये कि पर्टिकुलरली PTI का एतराज़ रहा कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। जी बिल्कुल, आप देखें जो तरक्याती काम इस निगरान गवर्नमेंट में जारी हुए या चल रहे हैं, वो तकरीबन ये कह लें कि 85% लाहौर में है, कुछ मुल्तान में थोड़ा सा और कुछ रावलपिंडी में हुआ, बाकी इसके अलावा इतना कहीं भी नज़र नहीं आया, ना हुआ। वो मैंने पहले आपको बात की, जो बस वो काम करना जो नज़र आना चाहिए। दूसरी आपने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, इसमें अब कुछ कहेंगे तो बहुत ज़्यादा आगे बात चली जाएगी। अब वो आपके सामने है लेवल प्लेइंग फील्ड कितनी है और किस पार्टी को कितनी उसको फील्ड दी गई है। और कुछ ऐसा भी है कि कई, जिस तरह PTI है, अभी तक वो कन्वेंशन कोई कर नहीं पा रही अपना, कहीं वो अपना जलसा करती है तो वो पुलिस आगे पकड़ लेती है उनको। अभी आप देखें कि पहले ये आप आम नारे लगते हैं ये सियासी वर्करों के लिए, और पहले भी लगते थे, अभी उन्होंने एक नारा लगाया तो वो बाहर से पुलिस पकड़ के ले गई। तो इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उसकी तो बात ना करें, इस वक्त तो कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नज़र नहीं आ रही। अगर आप पंजाब देखें तो जी सॉरी, यही सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये शकील फरमान साहब से भी यही पूछना है, क्योंकि ऑब्वियसली इस अगर प्रेजेंट सेटअप की बात करें, इस हुकूमत की प्राइमरी काम है उनका कि उन्होंने इलेक्शंस कराने हैं। तो अब हम KP में भी देख रहे हैं, ख़ास तौर पे अगर तहरीक इंसाफ की ही बात करें तो उनका ये कहना है कि कोई मुनासिब माहौल नहीं इस वक्त पैदा हुआ जिसमें इलेक्शंस कराए जा सकें, कोई साजगार माहौल नहीं बना। तो ये शिकायत क्यों पैदा हो रही है वहाँ? देखें, जो निगरान सेटअप बना था इससे पहले, जो मरहूम आज़म खान साहब के अंडर जो कैबिनेट थी, तो उसमें आप देखें कि मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो हैं उनके लोगों को जो है शामिल किया गया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है नज़रअंदाज किया गया था। और वही हुआ कि जैसे ही उन्होंने जो है अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाली गुज़श्ता कैबिनेट ने, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुई, तबादले जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स किए गए, इसी तरह जो है डिप्टी कमिश्नर्स, सेक्रेटरीज़ और डिप्टी सेक्रेटरीज़ जो है इवन उनमें भी जो है मुदाखलत की गई, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की गई। और इल्ज़ाम जो है आयद किया जा रहा था कि गवर्नर साहब जो है उनके कहने पर ये सब कुछ कैबिनेट में लोगों को लिया गया है और अकरम खान दुरानी साहब और अपोजिशन की जो उस वक्त की जमातें थीं उनके जो है नुमाइंदों को कैबिनेट का हिस्सा बनाया गया और तहरीक इंसाफ को जो है उसमें शामिल नहीं किया गया। फिर आप देख लें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और उसके बाद जो है कैबिनेट को चेंज किया गया और नई निगरान काबीना आई। तो उसमें जो है अब आप देख लें कि ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है नहीं हो रही, हर कोई अपने महकमे
महकमे का काम कर रहा है और जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं कर रहा। जहाँ तक आप बात करिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो बिल्कुल उनका ये शिकवा जायज़ है कि उनको जो है एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, उनका ये शिकवा जायज़ है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। रईसा पीपल्स पार्टी का मुख्तसरन बता दीजिएगा, रईसा पीपल्स पार्टी का भी ये शिकवा था कि भाई पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड उनके लिए भी नहीं है, लेकिन अपेरेंटली वो तो कर रहे हैं, तो क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात में वज़न है? नहीं, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात में कोई वज़न नहीं है। वो एक आधा वाक़या कोई ज़ाती हो गया तो वो अलहदा बात है, वो हो जाते हैं सियासत में, जलसों में ये, लेकिन उसको मुकम्मल लेवल प्लेइंग उनके पास है। आप देखें कि बिलावल साहब जलसे कर रहे हैं और निगरान हुकूमत की जानिब से उन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी भी दी जा रही है। जलसे के इंतज़ामात को भी देखा जा रहा है कि सिक्योरिटी कैसी है, और उनको फेयर एंड फ्री बिल्कुल वो अपनी कैंपेन कर पा रहे हैं। उनके जो अपने उम्मीदवार हैं वो भी पूरे शहर में। चलिए, लेकिन पीटीआई के लिए तो ज़ाहिर है पूरे मुल्क में इंतखाब लड़ना एक चैलेंज है। बहुत शुक्रिया आपका रईस अंसारी साहब फ्रॉम लाहौर, शकील फरमान साहब फ्रॉम पेशावर, थैंक यू सो मच। आपने एक हमें स्नैपशॉट दिया ऑफ व्हाट्स हैपनिंग over there. But पेशावर में let's talk about the fire once again. बहुत बुरी आग लगी हुई है, करोड़ों का नुकसान हो गया है, 100 से ज़ायद दुकानें जल गई हैं। बड़ा समझ लें मोबाइल प्लाजा या मोबाइल मार्केट, आपके शहरों में भी हर जगह एक कॉन्सेंट्रेटेड एरिया होता है ना, जहाँ पर ये मोबाइल की सारी दुकानें मोबाइल और अभी हम ब्यूरो चीफ पेशावर से बात कर ही रहे थे और उनका ये कहना है कि ये आग जो है वो शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से लगी है, जो कि एक्चुअली अक्सर जब प्लाजाज में, मॉल्स में आग लगती है तो यही शिकायत आती है, विच मेक्स मी वंडर कि इनके कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं होते ईयरली या बाय मंथली या कुछ इस किस्म के, कि उनके सारे सिस्टम्स जो हैं ये मतलब ये शॉर्ट सर्किटिंग कैसे हो गई और फिर उसके बाद फिर काबू में भी नहीं आई। घंटों गुजर गए और कहाँ की फायर ब्रिगेड्स हैं जो इन्होंने मंगवा के यूज़ करने की कोशिश की फ्रॉम एवरीवेयर, मर्दान, नौशहरा, चारसद्दा, खैबर की अपनी फायर ब्रिगेड, और फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ। तो these are the systems that need to be upgraded, not just कि जिस तरह रईस साहब कह रहे थे कि सिर्फ जी दिखावे के लिए दिखा दें, उनका भी बड़ा काम होता है, ब्रिजेस वगैरह आर गुड थिंग्स, बट ये हमारी चीज़ें जो हैं बहुत अरसे से बिल्कुल इनमें कोई अपग्रेड नहीं है क्योंकि इनको प्रायोरिटी नहीं दिया जाता। बट आप ये सोचें ना कि फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम्स जो हैं मतलब वो एक मोबाइल की मार्केट आप समझ लें, दुकान हमारा, हम पता है क्या, हम शहरी भी अच्छे नहीं हैं, हमारा अपना भी कसूर है, हम अपना अरबों करोड़ों का माल डाल देंगे जिसमें बैटरियां होंगी, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, और हमें कोई फिक्र नहीं होगी कि कल को आग लगेगी तो हमारे अपने माल का क्या होगा। हम भी तो खुद कुछ कर लें। वहाँ जो दुकानदार होते हैं दे शुड बी इवन मोर इंटरेस्टेड कि भाई इसके सिस्टम्स हैं कि नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली वही वाली बात है कि बचाया तो जा सकता है कि आग वगैरह ना लगे, लेकिन एक दफ़ा लग गई देन इट्स गॉन, क्योंकि फिर आके कोई बुझाने वाला नहीं होगा। पाकिस्तान के म्यूजिक सीन में रिसेंटली एक बैंड जो कि कंसिस्टेंटली डुओ रादर परफॉर्म कर रहे हैं, वही यंगस्टर्स, और परफॉर्मेंस हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके स्पॉटिफाई देख लें, यूट्यूब देख लें, उनका जो भी प्लेटफॉर्म है, उनके नंबर ऑफ स्ट्रीमिंग कम नहीं होते हैं। और उनका एक गाना डोंट माइंड जो 3 साल पहले काफ़ी हिट हुआ था, बिल आखिर इस गाने की वीडियो रिलीज़ हो गई है। एक गेम है जिसमें पाकिस्तान ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है और वो है ई गेमिंग, और इसमें एक लड़का है हमारा अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, अरसलान ऐश। अच्छा, बाय द वे दुनिया में ना, पाकिस्तान में भी ऑब्वियसली वर्ल्ड गेम्स जो है, वीडियो गेम्स ज़्यादा खेली जा रही हैं, लेकिन पहले इतनी मकबूल नहीं होती थी। पहले यही कहा जाता था कि बड़ा वक्त और टाइम जो है वो ज़ाया हो रहा है, पैसा भी ज़ाया हो रहा है। दैट हैज़ चेंज्ड एंड मेनली एंड मोस्टली बिकॉज ऑफ अरसलान ऐश, क्योंकि वो हमारे शो पे बहुत बार आ चुके हैं। मतलब कोई दुनिया में कोई चैलेंज हो वीडियो गेम्स का तो वो पहुंच जाते हैं और ज़रूर जीतते हैं। ही इज़ बिन विनिंग फॉर द पास्ट क्वाइट अ फ्यू ईयर्स। इन फैक्ट एक गेम है टेकन, बड़ी मशहूर गेम है जिसके ये ग्लोबल मास्टर बन चुके हैं, तो लिहाजा कितनी बार तो ये जीत चुके हैं और अभी भी एक जीत से वापस लौटे हैं, और इनको कहा जाता है ग्रेटेस्ट टेकन प्लेयर एवर, इनका खिताब मिल चुका है बाय द वे। बिल्कुल जी, और अरसलान ऐश इज जॉइनिंग अस लाइव, अभी आए हैं हाल ही में अमेरिका से ये रिकॉर्ड बना के। दिस इज हिस्ट्री दैट ही हैज मेड फॉर पाकिस्तान। अरसलान जो वैसे तो बहुत सी दुनिया वाकिफ हो गई है, और लिटरली इस गेमिंग वर्ल्ड से आपकी वजह से लोगों का तारुफ हुआ है, हम जैसे लोगों का, कि भाई ये पाकिस्तान इसमें छा रहा है, आप जैसे लोग जीत रहे हैं। Why are people saying that this is history that you have made? इससे पहले भी आप जीतते रहे हैं, ये जो वर्ल्ड टूर फाइनल था इसमें, हाँ, ये इसमें क्या खास था?
असल में ये टेकन 7 का लास्ट टूर्नामेंट था, क्योंकि इसके बाद टेकन 8 आ रही है, अभी अगले वीक लॉन्च हो रही है टेकन 8, तो ये टेकन 7 का आखिरी टूर्नामेंट था। और इससे पहले मैं 4 दफ़ा ईवो जीता हूँ। ईवो इज़ लाइक द बिगेस्ट टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड ऑफ ई गेमिंग और फाइटिंग गेम्स का, तो वो मैं जीता हूँ, लेकिन मैं कभी भी वर्ल्ड टूर फाइनल नहीं जीता था। तो आज तक किसी ने भी ऐसा नहीं किया कि जो 4 दफ़ा ईवो जीता होगा और 1 दफ़ा वर्ल्ड टूर फाइनल जीत गया होगा, तो ये एक मैंने हिस्ट्री बनाई है। इससे पहले आपने वर्ल्ड टूर फाइनल खेला है? मैं 2 बार खेला हूँ और मैं 2 बार हार चुका हूँ। मैं कभी भी पूल से बाहर नहीं आया, ये नहीं कि मैं हमेशा जाके जीत जाता हूँ, मैं काफी दफा हारा भी हूँ। वह एक ही दफा, हम तो आपसे एक ही दफा सुन रहे हैं कि कोई हारा हो, वरना तो आप हर चीज, जब हमारे शो पे होते हैं तो आप जीते होते हैं। अब ये बताएं कि इस पर जिस चीज में पहले हार चुके हूँ, क्या डिफरेंट आपने किया कि आपने कहा कि नहीं इस बार मैं जीत के ही आऊंगा? मसला है कि जब मैं जीता हूँ तब आप मुझे बुलाते हैं, जब मैं हारता हूँ तो कोई नहीं बुलाता। नहीं ना, वो हम साइड लाइन कर देते हैं, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, हमें पता है कि यू विल मेक अप फॉर इट। लेकिन इस दफ़ा मेहनत मैंने काफ़ी की थी। जो मैं लास्ट टाइम 2 बार हारा था उससे मैंने अलग तरह से मेहनत की थी। पहले मैं शायद इतना मोटिवेटेड नहीं होता था, या मैं थोड़ा सा मतलब गुरूर में आया था कि यार मैं काफ़ी जीत चुका हूँ तो ये तो बड़ा इजी है। लेकिन इस दफ़ा मैंने बिल्कुल भी इजी नहीं लिया इस चीज़ को, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और मैं महीना पूरा टिका कर। अरसलान, ये आपकी पूरी टीम होती है या फिर यू आर ऑन योर ओन? नहीं, ये बिल्कुल सोलो होता है, मैं अकेला ही जाता हूँ। इस तरह टीम मैच नहीं है, ये सिंपल सोलो गेम है ये टेकन। अच्छा, आप एक दफा पहले आप आए थे तो आपने हमें कुछ ब्रेकिंग पे तो नहीं जाना? नहीं, ब्रेकिंग पे नहीं जाना, लेकिन मैं जल्दी से पूछना चाहती हूँ, आपने हमें बताया था कि आप कुछ और यंगस्टर्स को हु हैव द पैशन फॉर इट एंड द स्किल, तो आप ट्रेन भी कर रहे हैं, इज दैट राइट? अभी भी चल रहा है वो सिलसिला? अब मैं इंशाल्लाह इस साल मेरा जो है गोल, बल्कि इस मंथ में मैं अपना एक आर्केड सेंटर खोलने लगा हूँ पाकिस्तान के अंदर, गुलबर्ग के करीब ही, खुद का, जिस तरह जो जिम वाला होता है अपना क्लब खोल लेता है कोई बॉडी बिल्डर। जी, दुनिया में बड़े मुल्कों में, तरक्की याफ्ता मुल्कों में गेमिंग आर्केड्स होते हैं, सो गुड लक फॉर दैट और होपफुली इट वुड थ्राइव। अच्छा, इसके बारे में भी बता दें, लेकिन साथ ही आपको पता है मुझ समेत बहुत से लोगों ने लाइव स्ट्रीमिंग भी देखी इस मैच की, ये जो फाइनल मैच था। सो पता नहीं क्यों इस दफ़ा अरसलान हमें सबको लग रहा था कि आप जीत जाएंगे और हिस्ट्री बनेगी, बहुत से लोगों ने देखा इस दफ़ा और हम देख के हैरान रह गए कि आपका ओपोनेंट तो आपके करीब नहीं भटकता, मतलब आप मौका ही नहीं देते। तो मुझे हैरानी हुई ये जान के कि आप कैसे हार गए थे। तो इस दफ़ा आपने ये भी मेंशन किया आपने मेहनत ज़्यादा की, सो ये उसी का नतीजा था। और किस तरह मेहनत करते हैं आप? मेहनत मैं इस दफ़ा 5 कैरेक्टर खेल के गया था और असल में क्या करते हैं लोग कि अब बस प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेकिन मैं प्रैक्टिस के साथ साथ अपने ओपोनेंट को भी देखता हूँ कि वो किस तरह खेलता है, वो किस तरह ऑब्जर्व करता है, उसकी हैबिट्स क्या हैं, बैड हैबिट्स और गुड हैबिट्स। तो आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एनालिसिस भी करते हो अपने ओपोनेंट का, तो ये सब चीज़ें। अच्छा अरसलान, ये टेकन, जब भी हम आपसे बात करते हैं फिर आप कहेंगे आप और दफ़ा बात ही नहीं करते, लेकिन और भी गेम्स हैं, क्योंकि टेकन का तो हम सुन चुके हैं आपसे, जिनके इस तरह के मुकाबले होते हैं। क्या मतलब? और भी वीडियो गेम्स हैं जी, देयर आर सो मेनी अदर गेम्स, उनके भी मुकाबले होते हैं दुनिया में जो इस लेवल के हो। हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन क्या सीन है कि पाकिस्तान के अंदर ना टेकन एक वाहिद ऐसी गेम है कि जो बहुत ज़्यादा फेमस है। जिस तरह की क्रिकेट बहुत ज़्यादा फेमस है और फुटबॉल फेमस नहीं है पाकिस्तान के अंदर, इस तरह की दूसरी गेम्स के मुकाबले होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई आज तक जाके जीता नहीं है। और टेकन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इस तरह बहुत ज़्यादा प्लेयर्स भी हैं और आपको ज़रा मिलते हैं लोग खेलने के लिए आपके इर्द गिर्द। और दूसरी गेमों के अंदर आई थिंक आपकी कम्युनिटी इतनी बड़ी नहीं है, तो ये नेचुरली है। जिस तरह क्रिकेट पाकिस्तान में बहुत फेमस है, इस तरह डू यू टीच पीपल ऑनलाइन, यंगस्टर्स, या अभी आप अपने आर्केड का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, मैं अपने आर्केड का कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी मैं मेटाफाई एक कोचिंग वेबसाइट है वहाँ पर सिखाता भी हूँ लोगों को, लेकिन टाइम नहीं होता। लेकिन अभी मैं अपना आर्केड खोलूंगा तो वहाँ पर। व्हाट इज योर रूटीन लाइक? आई एम सो इंटरेस्टेड टू नो। टाइम नहीं होता, आप कितना दिन आप अपने जो मुकाबले हैं और या एनालिसिस है, प्रैक्टिस है, इस पे गुजारते हैं? कितना वक्त दिन में? मैं मैरिड हूँ और मेरी एक बेटी भी है, तो इसलिए टाइम ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि मैंने वहाँ जाके टाइम भी कर देना होता है। और जो मुझे टाइम मिलता है वो मैं प्रैक्टिस में गुजारता हूँ, मतलब 6-7 घंटे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं गेम खेलूँ दिन के। क्या आप उस नहज पे पहुँच गए हैं कि आपकी फैमिली, जैसे कि आपके पेरेंट्स, आपकी बीवी, भाई बहन, फ्रेंड्स समझते हैं कि आप क्या करते हैं? नहीं, हाँ बिल्कुल, अब तो सब लोग समझते हैं और सब लोग देखते भी हैं, पूरी फैमिली। इवन कि अब तो काफ़ी सारे लोग पाकिस्तान के अंदर देखना शुरू हो गए हैं ई गेमिंग के अंदर। मतलब काफ़ी वर्ल्ड पाकिस्तान भी एडवांस
कर रहा है और पाकिस्तान को भी समझ आ रही है कि यार ये इसके अंदर काफ़ी पैशन और मतलब पैसा है इसके अंदर, वीडियो गेम्स के अंदर भी। तो फैमिली तो मेरी समझती है काफ़ी। नहीं, पैसे भी हैं, करियर भी है। आप तो चलें अपने तय उस वक्त शुरू करके जब दुनिया में, पाकिस्तान में लोगों को ज़्यादा पता नहीं था ई गेमिंग का। आपको लगता है कि ई गेमिंग में जो एक बाकायदा स्पोर्ट है, इसमें पाकिस्तान का नाम आपकी तरह और भी हमारे पास पोटेंशियल है, हम मज़ीद आगे जा सकते हैं और एवेन्यूज़ में नाम कमा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह के मैंने कहा कि मेरे अलावा भी काफ़ी लोग गए हैं। पबजी के अंदर बहुत से लोग जाकर परफॉर्म अच्छा करके आए हैं, फ्री फायर के अंदर भी, और वीडियो गेम वाली टेकन नहीं, मतलब बहुत सी दूसरी गेम्स हैं, मोबाइल गेम्स में काफ़ी लोग गए हैं बाहर। और इवन कि मैं देखा गवर्नमेंट भी काफ़ी टूर्नामेंट्स करवा रही है और ये अच्छी चीज़ है कि काफ़ी। अच्छा अरसलान, आप अपने आप को अपडेटेड कैसे रखते हैं? क्योंकि बहुत सी ऐसी गेम्स होती हैं जिसमें आपको अपना ही प्ले का भी पता होना चाहिए और आगे वाला प्लेयर, अपोनेंट जो है, हरीफ जो है, वो जो कॉम्बोस करने वाला है उसके हवाले से भी आपको यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। तो आप अपने आप को अपडेटेड और किस तरह ये रखते हैं कि आपके आगे कोई भी ओपोनेंट हो, आपके मूव्स बेहतर हो? क्योंकि जिस तरह कि आपको पता है कि पाकिस्तान की कम्युनिटी और पाकिस्तान की टेकन सबसे ज़्यादा बेहतर है, तो मैं उन लोगों के साथ खेलता हूँ जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपस में हम इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं कि हमें जब बाहर जाते हैं तो हमें इतना मसला नहीं होता, क्योंकि हम खुद इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपस में खेल खेल कितने हम स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं कि हमें बाहर जाकर उनको हराने में या हमें कोई ऐसी शॉकिंग चीज़ नज़र नहीं आती कि यार इनका लेवल तो बहुत ही अच्छा है हमसे, क्योंकि हम माशाल्लाह खुद भी अच्छे हैं काफ़ी। तो यही मुझे लगता है कि वजह। थैंक यू अरसलान, एंड ज़बरदस्त माशाल्लाह छा गए। यू हैव लिटरली क्रिएटेड हिस्ट्री फॉर पाकिस्तान के 4 दफ़ा ईवो और 1 दफ़ा लास्ट नहीं पूछा। लास्ट टाइम हमने पूछा था, थोड़े से एम्बैरेस से हो गए थे, लेकिन कोई जबरदस्त किस्म की प्राइस मिलती है, मतलब इट्स अ लॉट ऑफ मनी। हमने अब पूछा ही नहीं, ये अच्छा नहीं, छोड़ो, अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल ऐसे ही है कि आप किसी से उसकी उम्र या उसकी तनख्वाह पूछना शुरू कर दें। लोग पूछ लेते होते हैं, मतलब मायूब है, हम तो नहीं है प्रैक्टिस एनकरेज करेंगे, इसलिए पिछली बार वैसे हमने पूछा ये प्रॉपर करियर है, इसमें बहुत पैसे मिलते हैं और ये टेकन 7 का लास्ट टूर्नामेंट। तो सोच ही लें कि इसका क्या लेवल होगा, इसके बाद टेकन 8 आ जाएगी जिस तरह बता रहे थे। इस पे पाकिस्तान ने अपना नाम सब्त कर दिया जिसे कहते हैं ना। But we are so happy कि इस एवेन्यू में एक पाकिस्तानी है who is like the champ। ब्रेक के बाद मिले। अच्छा जी, शोएब भाई की हैट्रिक हुई है? नहीं यार, दूसरी शादी है। नहीं, तीसरी भी मुबैना कह रहे हैं लोग। अब्दुल्ला, अभी हमें तो 2 का ही पता है ना, तो 2 पे ही रहते हैं। अच्छा चलें, भट्टी साहब से पूछेंगे भाई, शोएब मलिक और सानिया मिर्जा पाक भारत जोड़ी टूट गई। हफ्ते को शोएब मलिक ने मारूफ अदाकारा सना जावेद से दूसरी शादी कर ली। बाय द वे सना वाज आल्सो मैरिड टू वन ऑफ द जसवाल ब्रदर्स एज वेल, क्योंकि हम उनके नामों में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। उमर ओके। इन्होंने अपनी तस्वीरें शेयर की, लोग बहुत सरप्राइज, शॉक्ड, बट जाहिर है कि मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हम अब आराम से बैठें और दोनों के लिए नेक तमन्नाओं और दुआओं का इजहार करें। और हमारी उम्मीद है कि दोनों जिन्होंने शादी की है, शोएब मलिक एंड सना जावेद, बहुत नामों में मुश्किल होती है ना वो तो, अब ये सना है। सो वो खुश रहें, अल्लाह मियां इनको आबाद रखें और एक दूसरे के साथ भी रहे। लेकिन ऑफ कोर्स मतलब हमने मुबारकबाद भी दी, सब कुछ हो गया, इनसाइट्स चाहिए भाई हमें, तो हमें इनसाइट्स कौन दे रहा है? अब उसमें सानिया मिर्जा टीम ने बाय द वे गुड विशेस भी भेज दी और बता दिया कि ये चंद महीने पहले ही। भट्टी साहब जल्दी से पहले तो यही बता दें कि हुआ क्या था। मतलब बहुत सी ये अफवाहें तो गर्दिश कर रही थी कि सानिया मिर्जा और शोएब मलिक जो है दे आर नॉट टुगेदर एनी मोर, बट व्हाट हैपेंड, और वो शादी किस वजूहात की वजह से खत्म हुई थी? देखिए, चूंकि दोनों सुपरस्टार थे और दोनों अपने अपने शोबों में, अपने अपने मुल्कों में उनका बड़ा नाम और मर्तबा था, और ये जब शादी हुई 2010 में, उस वक्त भी मैंने जियो न्यूज़ के लिए इस शादी को बहुत करीब से कवर किया। जब ये पाकिस्तान आए, हम एयरपोर्ट पे भी थे, फिर इस्लामाबाद तक मैंने इनके साथ ही जहाज़ में सफ़र किया, वहाँ भी इंटरव्यू किया। और मेरा शोएब मलिक से काफ़ी एक पुराना ताल्लुक भी है, लेकिन शादी के कुछ अरसे बाद ही, चूँकि दोनों स्टार्स थे, तो उनके दरमियान जिस तरह मियाँ बीवी के दरमियान अनबन होती है वो होती रही। कुछ कॉमन दोस्त थे जो उनके फैमिली मेम्बरान थे, वो कोशिश करते रहे, लेकिन फाइनली 2022 में ये मामलात जो थे वो काफ़ी टेंस हो गए। और 2022 ही वो साल था
जब आखिरी बार सानिया मिर्जा जो थी वो अपने बेटे के साथ अजहान के साथ पाकिस्तान आई, कराची आई, कराची से लाहौर गई, लाहौर से वो सियालकोट गई, वहाँ शोएब मलिक की वालदा से भी उनकी मुलाकात हुई। लेकिन नवंबर 2022 में मैंने जियो न्यूज़ पर ही ये स्टोरी ब्रेक की थी कि अब ये मामला जो हैं ये तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं और उसमें कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं जिसकी वजह से दोनों ख़ानदान इस फैसले को होल्ड किए हुए हैं। तो बिलाखिर सैटरडे को फिर शोएब मलिक ने अपनी नई शादी जो थी वो सना जावेद के साथ अनाउंस की। सना जावेद ने इंस्टाग्राम पर अपना नाम सना शोएब मलिक रख लिया। दरअसल थोड़ा सा बैकग्राउंड में सना जावेद और शोएब मलिक कई साल पहले जब शोएब मलिक और सानिया मिर्जा ने शादी की थी तो ये अपनी नौयत का एक मुनफरिद वाक़या था, बड़ी खबर थी, जियो ने एक्सटेंसिव कवरेज की थी। जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो हालात रहे, दोनों को अपने घर वालों से दूर रहना पड़ा, क्या ये फैक्टर भी रहा बिकॉज ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस इस रिश्ते के ख़त्म होने में? देखिए, इसमें थोड़ा सा ये फैक्टर इन्वॉल्व था, लेकिन ये सारी चीज़ें और सारे पहलू दोनों फैमिलीज ने पहले से नोट कर लिए थे। और मुझे याद है, अब पिछले दिनों नहीं पता, लेकिन कुछ साल पहले तक शोएब मलिक के पास स्पाउस वीज़ा था जिसके ज़रिए वो जब चाहते थे इंडिया ट्रैवल कर जाते थे। फिर क्रिकेट के हालात भी उस ज़माने में इतने ख़राब नहीं थे तो वो इंडिया आ जा सकते थे। फिर न्यूट्रल वेन्यूज़ पर दुबई में दोनों ने एक बड़े पॉश एरिया में फ्लैट लिया हुआ था, बड़ा महंगा फ्लैट था, उस वहाँ भी उनकी रिहाइश थी। फिर जब बच्चा अजहान पैदा हुआ। अच्छा, फाइनली इन दोनों के करियर के हवाले से, अच्छा भट्टी साहब हमारे साथ नहीं है और टाइम भी नहीं है। अच्छा जी, ओके, सो दिस इज हाउ इट वाज। वैसे दोनों इतने मेगा स्टार्स हैं अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड्स में कि हाउ आर दे गोइंग टू वर्क अराउंड इट। बाय द वे, सानिया अभी भी खेलती है टेनिस या वो रिटायर? बट he plays on and off and then he's busy with other sports related activities. अकेडमी भी है दुबई में। So but उनकी टीम की तरफ से ये पैगाम दिया है कि ज़ाहिर है इन दोनों का एक बेटा है, दोनों मिलते रहेंगे। That is it for today. We're going to see you tomorrow.